फ्रेंड्स, मैं प्रगति राय, गृह विज्ञान विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा क्लास है बीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन और टॉपिक है हमारा सीरियल्स। इसके पहले भी हमने सीरियल्स के बारे में पढ़ा था। सीरियल्स के बारे में आपको बताया गया था कि अनाज क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार से है। तो इन्हीं सीरियल्स को लेके आज भी चलना है। बस सीरियल्स का अगला पार्ट आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उद्देश्य में जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या है आज के क्लास का। तो उद्देश्य है, आज का टॉपिक हमारा है राइस एंड मिलेट, यानी ज्वार तथा बाजरा। तो ज्वार तथा बाजरे का हमारे डेली डाइट में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इसकी क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है, इसके बारे में जानेंगे। ये हमारे भोज्य पदार्थों में कैसे इसकी उपयोगिता की जाती है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हम हमारा टॉपिक राइस ये सीरियल का एक बहुत अच्छा पार्ट है, ये बहुत अच्छा एक सोर्स है। जैसा कि पहले की क्लास में बताया गया था कि जो भी हमारे सीरियल्स हैं वो एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। यानी जब भी हम न्यूट्रिएंट के बारे में हमने पढ़ा था तो न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल रही थी, और ये कार्बोहाइड्रेट का जो मेन पार्ट था वो था अनाज यानी सीरियल्स। तो सीरियल्स में राइस जो है, राइस कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा एक सोर्स है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे भोज्य पदार्थों में चावल का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व भर में इसका उपयोग भोजन के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे विश्व की फसल मानी जाती है। इसे विश्व की फसल मानी जा रही है। विश्व की फसल के नाम से इसे जाना जा रहा है। संपूर्ण विश्व की लगभग 50% जनसंख्या चावल का उपयोग करते हैं, यानी पूरे विश्व में 50% लोग चावल का उपयोग करते हैं एनर्जी प्राप्त के लिए। और एशिया में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी जो भी महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में, खासकर दक्षिण भारत, यानी अगर भारत की बात करें तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक अगर उत्पादन होता है तो वो दक्षिण भारत में तथा पूर्वी भारत में। तो दक्षिण भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, जो भी दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं, जो भी वहाँ के जगह हैं, वहाँ पे चावल की उत्पादन बहुत अधिक होती है। इसके अलावा पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत में जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सारे देशों में चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो पूरे विश्व में चावल का उत्पादन हो रहा है, और पूरे विश्व की 50% जनसंख्या चावल का उपभोग करती है। यानी हम अपने डाइट में सारी चीज़ों को ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, लेकिन अगर चावल उसमें शामिल नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा भोजन अधूरा है। यानी चावल को सिर्फ एक तरीके से हम नहीं लेते हैं, बल्कि इसके अनेक रेसिपी बनाए जाते हैं। जैसे चावल को नॉर्मली चावल नहीं खा रहे हैं तो खिचड़ी के रूप में सेवन कर रहे हैं, बिरयानी के रूप में सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा इडली, डोसा, तो बहुत तरह के ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसी रेसिपी हैं जिसका सेवन हम चावल के द्वारा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे डेली डाइट में चावल किसी न किसी रूप में ज़रूर शामिल है। चावल बहुत अधिक सुपाच्य होता है। इसे पकाने में बहुत कम समय और श्रम लगता है। पकाने के पश्चात यह काफ़ी नरम एवं मुलायम हो जाता है। क्योंकि जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया था तो उसमें यह बताया गया था कि जो भी हम
भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, तो उसको जितने अच्छे से हम पेस्ट बना के उसका सेवन करेंगे, यानी मुख से जब हम उसे ग्रहण कर रहे हैं और ग्रास नली से जब वो अंदर जा रही है, तो जितने अच्छे से वो पेस्ट रहेगा उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो चावल ऑलरेडी एक ऐसा फूड है जो बहुत आसानी से पकाने में भी कम समय और श्रम लगता है, यानी शक्ति की भी बचत हो रही है और समय की भी बचत हो रही है। इसके अलावा ये डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जा रहा है, क्योंकि ये जैसे ही मुख में डाला जाता है, थोड़े बहुत बाइट करने के बाद ये ऑलरेडी पेस्ट बन जाता है और बहुत आसानी से हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में चले जाते हैं और डाइजेस्ट हो जा रहे हैं। चावल से विभिन्न व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ चावल को नॉर्मली नहीं खाते हैं, बल्कि उसको अनेक रूपों में, अनेक रेसिपी के रूप में प्रेजेंट करके हम अपने डेली डाइट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर करके खाते हैं, जैसे खीर, हलवा, खमंड, इडली, डोसा, खिचड़ी, मालपुआ, चूड़ा, पुलाव आदि, मतलब अनेक प्रकार की रेसिपी हैं। अब आते हैं भारत में धान से चावल को मुख्यतः 2 प्रकार से तैयार किया गया है, यानी अगर प्रकार देखा जाए तो भारत में धान से जो चावल बनाया जाता है उसको मेन 2 भागों में बांटा गया है। यानी अगर हम चावल की बात करें तो आप अलग अलग ब्रांड के नाम से चावल को जानते होंगे, अलग अलग, जैसे बासमती राइस हो गया, इसी तरह अलग अलग नाम से बहुत सारे चावल मार्केट में मिलते हैं। तो वो तो स्वाद और सुगंध में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, लेकिन जो चावल हमारे घरों तक आते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रॉ राइस और दूसरा है परबॉइल्ड राइस। यानी पहला है अरवा चावल और दूसरा है सेला या उसना चावल। अरवा चावल क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे घरों में नॉर्मली चावल तैयार किए जाते हैं, यानी धान की फसल होती है, उसकी कटाई होती है, उसके बाद धान को थोड़ा बहुत सुखा दिया जाता है। तो थोड़े बहुत सुखाने के बाद उसकी जो नमी रहती है वो निकल जाती है, उसे ही रॉ राइस बोलते हैं। ज़्यादातर घरों में रॉ राइस खाया जाता है, मतलब रॉ राइस ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है क्योंकि ये थोड़ा मीठा होता है। और परबॉइल्ड राइस होता ये है कि धान को पहले 1 या 2 दिन तक भिगो के रख दिया जाता है। इसको भिगोने के बाद ये धान फूलने लगते हैं, यानी एक तरह से इसको फुलाने के लिए छोड़ दिया जाता है 1-2 रात। फुलाने के बाद जब ये इसको अच्छे तरीके से भिगो लिया जाता है, भिगोने के बाद फिर इसे आधा बॉयल किया जाता है और आधा बॉयल करने के बाद इसको बहुत ही पतले लेयर में इसको बिछा दिया जाता है सूखने के लिए। तो इसको जब पतले लेयर में इसको छोड़ के सुखाया जाता है, छाया में सुखाया जाता है, धूप में नहीं सुखाया जाता है। फिर इसको सुखाने के बाद फिर इसको मशीन से या फिर ओखली, ढेकी या फिर मतलब मशीन या हाथ से इसको कूटा जाता है। यानी जब भी धान की पैदावार होती है, धान का फसल काटा जाता है, तो जब इसे जो प्रोसेसिंग है इसकी, तो या तो मशीन से कूटा जाता है या तो पहले के ज़माने में जैसे ओखली या ढेकी से कूटा जाता था हाथ से। तो जब हाथ से कूटा जाता था पहले के टाइम में, तो इसके जो न्यूट्रिएंट थे वो बहुत आसानी से रह जाते थे, लेकिन आज के टाइम में मशीन से कूटा जा रहा है तो इसके न्यूट्रिएंट बहुत अधिक मात्रा में निकल जा रहे हैं। तो आज के टाइम में सब मशीन से ही कूटा जा रहा है, इसीलिए इसके न्यूट्रिएंट पे काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। अब आते हैं चावल के पौष्टिक मूल्यों के बारे में। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ राइस। राइस का पौष्टिक मूल्य क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन। तो चावल में 6 से 7% तक प्रोटीन पाया जाता है, यानी चावल में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम है। तो इसमें मुख्य रूप से ग्लूटेलिन नामक प्रोटीन इसमें पाया जा रहा है। जो भी प्रोटीन है उसमें मुख्य रूप से ग्लूटेलिन है। इसके अलावा अन्य प्रोटीन जैसे ग्लोब्यूलिन, प्रोलामिन, एल्ब्यूमिन, ये भी अल्प मात्रा में पाए जा रहे हैं।
प्रोटीन का जैविक मूल्य कम तथा पाचन क्षमता अधिक होती है। यानी चावल में जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं इनका जैविक मूल्य यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम है, लेकिन डाइजेस्ट बहुत आसानी से हो जा रहा है। चावल का प्रोटीन अपूर्ण होता है क्योंकि इसमें लाइसिन तथा थ्रियोनिन अम्ल का अभाव होता है। यानी चावल में जो प्रोटीन है वो अपूर्ण है, यानी उसके प्रोटीन हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, वो उनकी जो पौष्टिकता है वो हमें नहीं मिल रही है क्योंकि इनमें कुछ अम्ल का अभाव पाया जाता है जो कि लाइसिन थ्रियोनिन अमीनो अम्ल हैं। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। तो चावल कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स है, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट का हमें सेवन करना है, प्राप्त करना है, तो चावल बहुत अच्छा उसका एक सोर्स है। जितना कार्बोज चावल से प्राप्त होता है उतना अन्य किसी भोज्य पदार्थों से नहीं मिलता है। यानी कार्बोज का अगर बहुत अच्छा सोर्स हमें लेना है तो चावल से बेहतर कोई और सोर्स है ही नहीं। चावल में 2 प्रकार के कार्बोज उपस्थित रहते हैं, यानी चावल में जो कार्बोज पाए जा रहे हैं वो स्टार्च के रूप में 2 प्रकार से उपस्थित हैं। यानी पहला है एमाइलेज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। कार्बोज को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कार्बोज के क्लास में आपको बताया गया था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, और इन तीनों के पार्ट में भी अलग अलग हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, लैक्टोज, माल्टोज, मतलब अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो कार्बोज का इसका जो प्रकार है वो स्टार्च के रूप में इसमें उपस्थित है, और ये स्टार्च 2 भाग में बटा है, एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन। अब ये दोनों क्या हैं? जैसे जब हमारे घरों में नए चावल बनाए जाते हैं तो नए चावल को आपने देखा होगा कि कितने भी अच्छे से आप उसको कुक करिए तो उसमें बहुत नमी रह जाती है। नमी रहने के बावजूद नमी रहती है, इसके अलावा अगर चावल को थोड़ी देर रख दिया जाता है कुकिंग करने के बाद तो क्या होता है वो सारे चावल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, बिल्कुल लेई के जैसे हो जाते हैं। वो ना ही तो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, ना ही स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं। कारण यही है कि उनमें एमाइलेज की मात्रा बहुत अधिक रहती है जो नए चावल होते हैं। जो पुराने चावल होते हैं, यानी चावल को जब हम स्टोर करके काफ़ी लंबे समय तक रख देते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो जितनी लंबी उसको हम छोड़ेंगे चावल को तो उतना ही वो अच्छा होगा, उसमें एमाइलोपेक्टिन की मात्रा बढ़ेगी और उसमें जो एक दूसरे से चिपकने की जो क्षमता है वो कम होगी, क्योंकि एमाइलेज की मात्रा उसमें कम होगी और एमाइलोपेक्टिन की मात्रा उसमें बढ़ेगी। तो यही कारण होता है नए चावल और पुराने चावल में जब कुक करते हैं तो उसमें जब कितने भी अच्छे से हम कुक करेंगे लेकिन वो दोनों में अंतर आ जाएगा। कारण कार्बोज के कारण ही होता है जो स्टार्च के रूप में रह रहा है और एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन की तरह काम कर रहा है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम भी है। अब आते हैं फैट पे। तो फैट चावल में बहुत कम यानी 1.65% होती है, अतः चावल जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। यानी चावल में वसा की मात्रा बहुत कम होती है, जितने भी सीरियल्स हैं उनमें वसा की मात्रा कम होती है। तो चावल में बहुत कम है इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होते, बहुत लंबे समय तक इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। मिनरल्स पे आते हैं तो अन्य भोज्य पदार्थों की अपेक्षा चावल में कैल्शियम, फास्फोरस तथा पोटेशियम, सोडियम, आयरन अत्यंत ही कम मात्रा में होते हैं, यानी नहीं के बराबर। इसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ही कम होती है। फिर आते हैं एंजाइम्स पे। तो इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे एमाइलेज, ऑक्सीडेज, प्रोटीएज, लाइपेज, फिनोलेज आदि। तो एंजाइम्स में 5 प्रकार के एंजाइम्स इसमें पूर्ण रूप से पाए जा रहे हैं। विटामिन्स पे आते हैं तो चावल में विटामिन B1 जो कि थायमिन के रूप में उपस्थित है तथा निकोटिनिक अम्ल भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन मिलिंग तथा पॉलिशिंग से इन पौष्टिक तत्वों का नाश हो जाता है। यानी वही चीज़ है, आज के टाइम में मशीनों से धान कूटे जा रहे हैं तो जो प्रोसेसिंग हो रहा है मिलिंग तथा पॉलिशिंग, यानी चावल को बहुत सुंदर चमकीला बनाने के लिए उसमें पॉलिश किया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, उसका जो विटामिन B1 है उसमें नाश हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, ताप के कारण वो नष्ट हो जाता है। अब है केयर्स टेकन ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ राइस, यानी अगर हम चावल को कुक कर रहे हैं तो कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है। ऐसे तो नॉर्मली सभी को चावल कुक करने आता है,
बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निक के साथ अगर हम राइस को कुक करेंगे तो वो चाहे चावल पुराना हो या नया हो, वो उसके न्यूट्रिएंट उसमें बने रहेंगे और स्वाद भी रहेगा। क्योंकि हम फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट को ज़्यादा वैल्यू देंगे, यानी हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं स्वाद के साथ साथ उसमें पौष्टिकता भी पूर्ण रूप से मिले, जिससे हमारा हेल्थ सही हो। आते हैं, चावल को पकाने से पहले बहुत अधिक रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धुलने से 60 से 70% तक विटामिन ए का नाश हो जाता है। विटामिन ए जल में घुलनशील विटामिन है, इसीलिए जब चावल को बहुत अधिक रगड़ के धुलेंगे तो पानी के साथ विटामिन ए घुल जा रहा है, जो कि थायमिन के रूप में है, और धुलने के कारण इसमें से सारे विटामिन्स निकल जा रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी चावल को बहुत अधिक रगड़ कर नहीं धुलना चाहिए, हल्के हाथ से 1 या 2 बार धुल के रख देना चाहिए, क्योंकि सारे विटामिन्स भी निकल जाएंगे। एक तो इसमें विटामिन्स ऑलरेडी कम पाया जा रहा है। चावल को पकाने के बाद इसके पानी को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसमें थायमिन की प्रचुरता है। वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, चावल को हमने धुल लिया, लेकिन पहले के टाइम में या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चावल के पानी को फेंक देते हैं। उनका कहना यह है कि चावल के पानी को फेंकने से चावल खिला खिला आता है। तो अगर हमें कुकिंग टेक्निक सही से पता है तो चावल को उसमें किसी पानी फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें विटामिन B1 है थायमिन के रूप में, और फिर से वही होगा कि पानी के साथ साथ विटामिन B1 का नाश हो जाएगा। तो विटामिन B1 ही सिर्फ इसमें विटामिन में सिर्फ B1 पाया जा रहा है थायमिन के रूप में, वो भी निकल जाएगा। इसीलिए चावल के पानी को कभी नहीं फेंकना चाहिए। फिर है चावल को प्रेशर कुकर में पकाना। अगर सारे न्यूट्रिएंट आप चाहते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट है उसमें बने रहें, तो सबसे अच्छा टेक्निक है इसको प्रेशर कुकर में पकाया जाए। जब प्रेशर कुकर में पकाया जाएगा तो वाष्प के द्वारा, चाहे पानी के द्वारा, चाहे किसी भी तरीके से इसके न्यूट्रिएंट बाहर नहीं निकलेंगे और बने रहेंगे। अब आते हैं मिलेट पे। मिलेट यानी ज्वार बाजरा। ज्वार तथा बाजरे को अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं। मिलेट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माइल, और माइल का अर्थ होता है 1000। यानी इसके एक पौधों से हजारों की संख्या में दाने निकलते हैं, यानी इसके एक पौधों में हजारों की संख्या में दाने निकल रहे हैं, इसीलिए इसको अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं। और मिलेट का अर्थ होता है माइल, और माइल का अर्थ होता है 1000, यानी हजारों की संख्या में इसके पौधों से दाने निकल रहे हैं। ज्वार बाजरे का उत्पादन अमेरिका, उत्तरी भारत, यूरोप एवं एशिया के कुछ हिस्सों में होता है। भारत में भी इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन भारत में जो गरीब जनता है वो इसका सेवन करते हैं। मतलब ये भी एक तरह से एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। ये सीरियल्स का एक पार्ट है, सीरियल्स के अंतर्गत ही ये आता है। लेकिन ज़्यादातर लोग चावल का सेवन करते हैं, मिलेट का सेवन बहुत कम लोग करते हैं। और मिलेट ज़्यादातर गरीब जनता इसका सेवन करती है। विदेशों में तो ये जानवरों को खिलाया जाता है। तो इसका पैदावार ज़्यादातर अमेरिका, उत्तरी भारत, यूरोप, एशिया के देशों कुछ हिस्सों में होता है। ज्वार और बाजरा चावल की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होते हैं, यानी अगर इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखा जाए तो चावल की अपेक्षा अधिक ये पौष्टिक है। इसमें वसा की मात्रा चावल की अपेक्षा 15 गुना होती है, यानी वसा उसमें देखा गया था चावल में 1.65 था और इसमें 15 गुना उससे अधिक वसा की मात्रा है। इसके कारण चावल को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते थे, लेकिन इसको हम लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसमें फैट अधिक है और फैट से इसके आटे खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें खमीरीकरण की क्रिया उत्पन्न होने लगती है। यानी उसमें फैट है, इसीलिए अपने आप खमीरीकरण की क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे ये लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। गेहूं की अपेक्षा ज्वार बाजरे में 2 गुना अधिक वसा होता है, या गेहूं की तुलना अगर इसमें करें तो गेहूं की अपेक्षा इसमें 2 गुना वसा अधिक पाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। वसा में न्यूसिन की मात्रा अधिक होती है और आइसोल्यूशन के अवशोषण में बाधक साबित होते हैं। ज्वार को मेथी के दानों के साथ अगर उपयोग किया जाए तो ये बहुत अधिक पौष्टिक होंगे। बाजरे में प्रोटीन, लाइसिन, मिथियोनिन अन्य अनाजों की अपेक्षा अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इसमें आयरन की प्रचुरता रहती है। बाजरे में विटामिन
ए तथा बी गेहूं के समान ही होते हैं, परंतु खनिज लवण, प्रोटीन आदि की मात्रा कम होती है। यानी ये गेहूं और चावल से इसकी तुलना की जाए तो इसमें फैट अधिक है, लेकिन इसमें बाकी के मिनरल्स कम है। आयरन की प्रचुरता इसमें अधिक है, प्रोटीन भी इसमें कम मात्रा में पाया जा रहा है। तो ये भी बहुत न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है और इसका सेवन भी बहुत ईजिली किया जा सकता है, हर जगह ये बहुत आसानी से मिलता है। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जैसे है पहला, चावल में प्रोटीन कितनी मात्रा में पाया जा रहा है? तो चावल में प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है, यानी 6 से 7%। फिर है, भारत में चावल को कितने प्रकार से तैयार किया जाता है? तो स्टार्टिंग में बताया गया है भारत में चावल को दो प्रकार से तैयार किया जाता है, रॉ राइस और परबॉइल्ड राइस। फिर है, मिलेट में माइल का अर्थ क्या होता है? तो मिलेट में माइल का अर्थ होता है हजारों, यानी एक पौधों में हजारों की संख्या में दाने निकलते हैं। फिर है, चावल में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जो कि एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन के रूप में मिल रहा है। ये था हमारा सीरियल्स में राइस एंड मिलेट। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।